नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। ट्रंप ने की मोदी की तारीफ, बोले पहले भारत अमेरिका से ज्यादा फायदा उठाता था। ट्रंप ने मेलोनी पर दिया अपमानजनक बयान, अब इटली के विदेश मंत्री ने दौरा रद्द किया। मेलोनी ने ट्रंप को दिया करारा जवाब तो भारत में घिरे मोदी, केजरीवाल बोले कुछ सीखिए। बागी सांसदों से भावुक हुए उद्धव ठाकरे, बोले अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार। शिवसेना यूबीटी के बागी सांसद बोले विकल्प नहीं, विपक्ष में रहकर काम करना मुश्किल। ट्रंप ने मोदी की तारीफ की है, लेकिन साथ ही कहा कि भारत अब ज्यादा खुश नहीं है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मोदी समझदारी से युद्धों से दूर रहते हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है और मोदी उसके मजबूत नेता हैं। इसके बाद ट्रंप ने व्यापार की बात छेड़ी। उन्होंने कहा कि अब भारत अमेरिका के बीच निष्पक्ष कारोबार हो रहा है। हालांकि उन्होंने पुराने व्यापार समझौतों पर तंज भी कसा। ट्रंप ने कहा कि पहले भारत अमेरिका से ज्यादा फायदा उठाता था, लेकिन इसके लिए उन्होंने भारत को दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उस समय अमेरिका के नेताओं की नीतियां कमजोर थीं। ट्रंप ने कहा कि अब दोनों देशों के बीच काफी कारोबार हो रहा है। हालांकि भारत पहले जितना फायदा नहीं उठा पा रहा है, वो इस बात से ज्यादा खुश नहीं है। वो पहले बहुत बेहतर करते थे। इसके साथ ट्रंप ने एक बार फिर मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी एक महान नेता हैं और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हैं। ट्रंप के इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पर टिप्पणी के बाद इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया है। इसके साथ ही ट्रंप और मेलोनी, जो काफी करीब माने जाते थे, अब आमने सामने दिख रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उनसे फोटो खिंचवाने की गुहार लगा रही थी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सिर्फ तरस खाकर तस्वीर खिंचा ली। ये बयान सामने आते ही इटली में नाराजगी फैल गई। जॉर्जिया मेलोनी ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप की बातें पूरी तरह झूठी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता अमेरिका अपने सहयोगियों से ऐसा व्यवहार क्यों करता है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप अपने विरोधियों के मुकाबले सहयोगियों पर ज्यादा सख्त दिखते हैं। मेलोनी ने कहा कि ट्रंप को एक बात याद रखनी चाहिए, इटली किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। इसके बाद इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी भी नाराज हो गए। उन्होंने अमेरिका का तय दौरा रद्द कर दिया। उनकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात होनी थी, लेकिन अब वो कार्यक्रम रद्द हो गया है। वहीं बाद में ट्रंप ने अपने बयान को और तेज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें मेलोनी की दोस्ती की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान युद्ध के दौरान इटली ने पूरा साथ नहीं दिया। यही बातें दोनों नेताओं के बीच दूरी की वजह बनती दिख रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि मेलोनी को ट्रंप का सबसे करीबी यूरोपीय सहयोगी माना जाता था। दोनों कई मुद्दों पर एक जैसी सोच रखते थे, लेकिन ईरान युद्ध में मेलोनी की दूरी ने रिश्तों में खटास बढ़ा दी। अब ये विवाद अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ती दरार का नया संकेत माना जा रहा है। मेलोनी के ट्रंप को करारा जवाब देने के बाद भारत में पीएम मोदी घिर गए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मेलोनी का वीडियो शेयर कर लिखा कि प्रधानमंत्री जी ऐसे जवाब देते हैं ट्रंप को, कुछ सीखिए। भीगी बिल्ली बनके नहीं बैठते उसके सामने, देश की बेइज्जती नहीं करवाते। शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि 3 भारतीय नाविकों की मौत पर अमेरिका ने न माफी मांगी न कोई पछतावा जताया। आखिर भारत सरकार की प्रतिक्रिया इतनी खामोश क्यों है? सोशल मीडिया पर मेलोनी का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोग मेलोनी के जवाब की तारीफ कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने अब भावुक होकर कहा है कि अगर पार्टी को उन पर भरोसा नहीं है तो वो अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार हैं। शिवसेना के स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे भावुक नजर आए। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से सीधी बात की। उन्होंने कहा कि अगर बागी सांसदों के आरोप सही लगते हैं तो वो अभी पद छोड़ देंगे। उद्धव ने कहा, बस एक बात का ध्यान रखना, शिवसेना चोरों के हाथ में नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछा, अगर वो चुनाव नहीं लड़े तो भी क्या साथ देंगे। इसके साथ उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह राजनीति हो रही है उससे लोकतंत्र पर खतरा बढ़ रहा है। उद्धव ने कांग्रेस में विलय की अटकलों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि 30 साल बीजेपी के साथ रहने के बाद भी पार्टी नहीं मिली, फिर कांग्रेस में जाने की बात क्यों की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने भी बड़ा दावा किया। उन्होंने बिना नाम लिए कहा, जो दिखा वो सिर्फ ट्रेलर है,
पूरी फिल्म अभी बाकी है। शिंदे ने खुद को बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा का असली वारिस बताया। उन्होंने कहा कि वारिस खून से नहीं बल्कि विचारों से तय होता है। दरअसल चर्चा है कि शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शिंदे गुट में जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा में उद्धव गुट के सांसद 9 से घटकर 3 रह जाएंगे। पार्टी ने इन सांसदों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पिछले 4 साल में ये दूसरा बड़ा झटका होगा। इससे पहले 2022 में एकनाथ शिंदे अपने साथ 40 विधायक लेकर गए थे। उसी बगावत ने महाराष्ट्र की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया था। शिवसेना यूबीटी के सांसद ओमराजे निंबालकर ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि वो अंदर से टूटे हुए महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, रविवार या सोमवार को स्थिति साफ करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी एकनाथ शिंदे से मुलाकात तय नहीं है, पहले वो अपने क्षेत्र के लोगों से बात करेंगे। इसी बीच उनके पिता की हत्या के मामले का फैसला भी आने वाला है। उनके पिता पवन राजे निंबालकर की 2006 में हत्या हुई थी। इस मामले में सीबीआई अदालत शनिवार को फैसला सुनाएगी। ओमराजे ने कहा कि परिवार 20 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने साफ किया कि उनका राजनीतिक फैसला अदालत के फैसले पर निर्भर नहीं होगा। पहले वो अपने लोगों की राय जानेंगे। फिर उन्होंने अपनी परेशानी भी बताई। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहकर काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। उनके मुताबिक विकास के लिए फंड नहीं मिल रहे हैं, गांव की सड़क तक बनवाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि लोग काम चाहते हैं और उनकी उम्मीदें उनसे जुड़ी हैं, लेकिन सत्ता में नहीं होने से काम रुक रहे हैं। ओमराजे ने कहा कि पहले भी विपक्ष में रहे हैं, लेकिन हालात कभी इतने खराब नहीं थे। उन्होंने दावा किया इस बार फंड पूरी तरह रोक दिए गए, इसी वजह से वो खुद को मजबूर महसूस कर रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को अदालत की अवमानना मामले में नोटिस जारी किया है। यह मामला पिछले साल 21 जुलाई को हुए टीएमसी की शहीद रैली से जुड़ा है। आरोप है कि इस रैली के दौरान कोलकाता की एक मुख्य सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार ये हाईकोर्ट के साल 2018 के उस आदेश का सीधा उल्लंघन है, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी भी राजनीतिक रैली के दौरान आम जनता और वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क का एक हिस्सा खुला रखना अनिवार्य होगा। अदालत ने निर्देश दिया कि मुख्य रास्तों को पूरी तरह ब्लॉक नहीं किया जा सकता। इस नियम के उल्लंघन पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरिजीत बंदोपाध्याय और न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा की खंडपीठ ने दोनों नेताओं को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 जुलाई को करेगी। इस अदालती कार्रवाई के बाद शहीद दिवस रैली को लेकर राज्य में राजनीतिक घमासान और तेज होने की संभावना है। टीएमसी में बगावत के मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर पार्टी का पक्ष रखा और बागी सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अभिषेक ने कहा कि टीएमसी के 20 सांसदों का दावा संविधान और दल बदल कानून के प्रावधानों के खिलाफ है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष इन सभी सांसदों के खिलाफ 20 अलग अलग अयोग्यता याचिकाएं भी दाखिल की। स्पीकर से मुलाकात के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर बागियों में जरा भी नैतिकता और ईमानदारी बची है तो उन्हें सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर जनता के बीच जाकर नया जनादेश लेना चाहिए। अब सबकी नजर लोकसभा अध्यक्ष के अगले कदम पर टिकी है, क्योंकि यह फैसला टीएमसी में जारी सियासी संकट की दिशा तय कर सकता है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणब की हार का जिम्मेदार पार्टी ने आरजेडी और सीपीआईएमएल की क्रॉस वोटिंग को ठहराया। इन आरोपों पर अब सीपीआईएमएल के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा कि उनके विधायकों पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह निराधार हैं। भट्टाचार्य ने कहा ये सिर्फ उनकी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है और ऐसे बयानों से गठबंधन के भीतर भरोसा कमजोर होता है। उन्होंने अपने पत्र में दावा किया कि सीपीआईएमएल के दोनों विधायकों ने पहले से तय रणनीति के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में ही मतदान किया था। साथ ही मतदान प्रक्रिया के दौरान उनके पोलिंग एजेंट्स ने वोटिंग की पूरी तरह पुष्टि की थी। दीपंकर भट्टाचार्य ने कांग्रेस नेतृत्व से अपील की है कि वो अपने नेताओं को आदेश दें कि बिना किसी सबूत के सहयोगी दलों पर इस तरह के आरोप न लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से इंडिया गठबंधन की एकता पर असर पड़ रहा है, जबकि उनकी बस असर पड़ रहा है। अब पुलिस के लिए अपराधियों की पहचान करना और आसान हो गया है, क्योंकि एक नया मोबाइल ऐप पुलिस के हाथ में आ गया है। इससे कुछ ही सेकंड में किसी का आपराधिक रिकॉर्ड पता चल सकेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अभिज्ञान नाम का नया ऐप लॉन्च किया। ये ऐप राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट डेटाबेस से जुड़ा है। इस डेटाबेस में करीब 1,30,00,000 आरोपियों और दोषियों का रिकॉर्ड मौजूद है। पुलिस अब पोर्टेबल स्कैनर से अंगूठे के निशान ले सकेगी। इसके बाद मोबाइल पर ही रिकॉर्ड चेक हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया में करीब 35 सेकंड लगेंगे, यानी सड़क पर चेकिंग के दौरान भी संदिग्ध लोगों की पहचान की जा सकेगी।
पुलिस को तुरंत पता चल जाएगा कि व्यक्ति किसी मामले में फरार है या नहीं। अभी तक ये सुविधा सिर्फ पुलिस थानों के खास कंप्यूटरों में ही थी। इसके लिए लोगों को थाने ले जाना पड़ता था, लेकिन अब यह काम मौके पर ही हो सकेगा। ऐप में 2 स्तर की सुरक्षा भी दी गई है। अमित शाह ने कहा कि इससे पुलिस की सुरक्षा भी बढ़ेगी, क्योंकि खतरनाक अपराधियों की पहचान तुरंत हो जाएगी। उन्होंने बताया कि डेटाबेस में नशा तस्करों और मानव तस्करी के मामलों का रिकॉर्ड भी है, साथ ही जेलों का बड़ा डेटा भी इसमें मौजूद है। इजरायल और हिजबुल्लाह ने आखिरकार युद्ध विराम पर सहमति बना ली है। इससे पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच बड़ी राहत मिली, क्योंकि लेबनान में ताज़ा हमलों ने हालात फिर बिगाड़ दिए थे। अमेरिका और कतर की मध्यस्थता के बाद दोनों पक्ष मान गए। इसके लिए इजरायल और ईरान से भी बातचीत की गई। स्थानीय समय के अनुसार शाम 4 बजे से युद्ध विराम लागू हो गया। इससे पहले लेबनान में हुई हिंसा ने समझौते पर खतरा खड़ा कर दिया था। इसी वजह से स्विट्जरलैंड में होने वाली अहम वार्ता भी टल गई। इस बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल होने वाले थे। उधर राष्ट्रपति ट्रंप भी इजरायल से नाराज थे। उन्होंने सभी मोर्चों पर पूरी तरह युद्ध रोकने की अपील की। ट्रंप ने कहा कि छोटी घटनाओं के जवाब में बेरूत की इमारतें गिराना सही नहीं। उन्होंने साफ किया कि इजरायल बेहतर तरीके से काम कर सकता है। वहीं जेडी वेंस ने भी इजरायल के कट्टरपंथी मंत्रियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि हकीकत को समझने का समय आ गया है। सुबह 9 के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.